वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो आज हम फंडामेंटल राइट का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने राइट टू इक्वलिटी डिस्कस किया था, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इन डिटेल ईच एंड एवरी पॉइंट हमने कवर किया था। आज भी हम कोशिश करेंगे, कम पढ़ेंगे लेकिन डिटेल से चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स की बात करें, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एनटी जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं और इन एग्जाम में डेफिनेटली डिटेल की ज़रूरत है। तो इसलिए हम इस बार डिटेल के साथ चीज़ों को आसान लैंग्वेज में देखेंगे, लेकिन डिटेल के साथ। जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आपके में एग्जाम के लिए व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। हम बात करने वाले हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक डिस्कस किया जाएगा। एक एक आर्टिकल को डिटेल से हम देखेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत बार वीडियोस अपलोड किए हैं। पहले हमने इतना पढ़ा था, ये बेसिक में आपको पहले बता दूं। आपको पहले हमने इतना बताया था कि 19 आर्टिकल के अंदर 6 फ्रीडम्स आती हैं। 19 आर्टिकल 6 फ्रीडम्स बताता है और वो 6 फ्रीडम्स कौन सी हैं जो आपके सामने है, और ये ट्रिक आपको बताई गई थी। इतना ही हमने आपको बताया था, लेकिन अब थोड़ा सा इसको डिटेल, थोड़ा नहीं पूरा डिटेल से हम देखेंगे एक एक पॉइंट को। लेकिन डिटेल में जाने से पहले आपको 19 आर्टिकल के जो 6 फ्रीडम्स हैं उसको याद रखने की ट्रिक आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद हम डिटेल में चलेंगे। तो आपको बता दें, जो आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स दी गई हैं वो आपके सामने है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, विदाउट लिखा है, एक बार क्वेश्चन पूछा था उसमें विद आर्म लिखा था तो रॉन्ग, गलत था, ठीक है। तो यहां पर याद रखना विदाउट आर्म्स, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मूवमेंट्स विद इन द कंट्रीज, रेसिडेंस एंड सेटलमेंट। नाम से पता चला, समझाने की खास कोई जरूरत अभी नहीं है, आगे हम देखेंगे। प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, ये सारी जो फ्रीडम्स हैं ये आर्टिकल 19 में दी जाती हैं। अब इन 6 फ्रीडम्स को अगर आपने याद रखना है तो ये ट्रिक आपके काम आ सकती है। इसमें हमने कहा है यहाँ पर 6 फ्रीडम है, SAAM, सैम, ठीक है, SAAM, सैम, ठीक है। रिसाइड्स इन पुंछ, क्योंकि मैं पुंछ से हूं तो यहाँ पर मैंने पुंछ लिखा है, सैम रिसाइड्स इन पुंछ, तो सैम रिसाइड्स इन पुंछ, तो सैम आ गया क्या, स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन, मूवमेंट, ये हो गया सैम, ठीक है, SAAM, सैम। स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन एंड मूवमेंट, ये हो गया सैम। रिसाइड्स इन पुंछ क्या आ गया, रिसाइड मींस रिसाइड इन सेटलमेंट, और पुंछ में प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, ट्रेड, ठीक है। तो इसी तरह से याद रखना, क्या याद रखना है आपको इन 6 फ्रीडम्स के लिए, सैम रिसाइड्स इन पुंछ, ओके ओके। तो ये ट्रिक्स आपको याद रहेंगी। 6 फ्रीडम्स क्या है आपके सामने है। अब हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं चीजों को। आर्टिकल 19 क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है फंडामेंटल राइट के अंदर, ये 6 फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है, और ये वो 6 फ्रीडम्स क्या है आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहली फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, सिटीजन हैव द राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है कोई भी सिटीजन अपना ओपिनियन, सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। थोड़ी सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी यहाँ पर, ये नहीं है कि बिल्कुल भी किसी के खिलाफ भी बोल दे, वो नहीं चलेगा। इन इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिनेंसी, मोरलिटी, इन चीज़ों का ध्यान रखना। देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है यहाँ पर, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ ये पॉइंट ऐड किया गया है कि ये जो एक्सप्रेशन एंड स्पीच की फ्रीडम मिलेगी, ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कुछ चीज़ों पर लगेगी। यानी ऐसी इतनी फ्रीडम नहीं है कि आप इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई चीज़ बोलते हो, इंडिया की सॉवरेनिटी के खिलाफ, सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ कोई चीज़ बोलते हो या एक्सप्रेस करते हो, तो इन चीज़ों को रोका गया है। तो ये अपने साथ में याद रखना है। आपको ये ना सोचो कि आर्टिकल 19 के पार्ट 1 में अब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कहीं भी पब्लिक में खड़े होकर गालियाँ निकालने शुरू हो जाओ, तो ये बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा रहा है आर्टिकल 1 के अंदर, ओके। आरटीआई की बात करें, आरटीआई आल्सो इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 19 ऑफ 1 ऑफ द ए। आर्टिकल 19(1) की ए पार्ट में आरटीआई को इंक्लूड किया गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका हक है, अधिकार है कि आप किसी पब्लिक ऑफिस से इन्फॉर्मेशन तलब कर सकते हैं कि हमें इस बारे में भाई इन्फॉर्मेशन बताई जाए कि ये कैसे हुआ और वो कैसे हुआ। तो ये जो राइट टू एक्ट है, आरटीआई है, ये भी आपको बता दें 19 आर्टिकल के क्लास सब के ए पार्ट में मेंशन किया गया है। और इसी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, आरटीआई होगा, ये सारे आर्टिकल 19 के पार्ट 1 में ऐड किए गए हैं। दूसरे हम पार्ट की बात करते हैं, सॉरी क्लास की, किसके, 19 आर्टिकल हम बात कर रहे हैं 19 आर्टिकल के क्लासेस की। तो 19 आर्टिकल जो 19 है उसका क्लास 2 है, कह रहा है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। यहां पर फ्रीडम दी जा रही है कि आप इकट्ठे हो सकते हैं। यहां पर रिस्ट्रिक्शन हुआ है कि आप जब जो कहते हैं वो दफा लगता है, क्या बोलते हैं, जब 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते 100 कुछ, तो वो जब लग जाए, सपोज कोई पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस या सिक्योरिटी का मसला हो, उस केस में जो है वो असेंबल वाला ये नहीं चलेगा। और विदाउट आर्म तो ऑलवेज, कभी भी विद आर्म्स जो है ये असेंबल नहीं होंगे। सिटीजन्स हैव द राइट टू होल्ड पीसफुली मीटिंग्स, पीसफुली आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, पीसफुली आप कोई मीटिंग्स कर सकते हो, प्रोवाइडेड दे आर अनआर्म्ड, वो अनआर्म्ड होने चाहिए, एंड डू नॉट डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर।
किसी भी तरह से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस तरह की असेंबल जो है ये आर्टिकल 19 में इस तरह की प्रोटेस्ट या मीटिंग्स जो है 19 आर्टिकल के अंदर कि क्लास 2 में इजाज़त दी गई है, ठीक है, फ्रीडम्स दी गई है। फ्रीडम आपकी आती है तीसरी, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन। आप एसोसिएशन बना सकते हो, आप ग्रुप बना सकते हो, एनजीओज बना सकते हो, ठीक है। इंक्लूड द राइट टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो, ट्रेड यूनियंस बना सकते हो, अदर ग्रुप्स एनजीओज वगैरह हो गया बना सकते हो, सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस फॉर पब्लिक ऑर्डर। यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर की रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर, यानी यहाँ सिक्योरिटी का मसला हो या पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, उस केस में जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी इस फ्रीडम पर भी, ठीक है। कहीं ना कहीं हर एक फ्रीडम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप खुल के कुछ भी ऐसी पार्टी बना लो जो हमारे इंडिया के खिलाफ बोले, तो इस तरह की एसोसिएशन जो है बिल्कुल मना किया गया है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं सॉरी यहाँ 5 क्लास से पूछा गया, मैं आगे बताऊंगा। सिटीजन कैन ट्रैवल एंड रिसाइड एनीवेयर विद इन द इंडिया सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिंग ट्राइबल एरिया नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। 2 चीज़ें यहाँ पर ऐड किया गया है। ट्राइबल एरिया कुछ हैं जहाँ पर फ्रीली जो आप सेटल नहीं हो सकते, यानी यहाँ पर रिसाइड का मसला है, रिसाइड नहीं कर सकते। और नेशनल सिक्योरिटी का जहाँ मसला है, ऐसे एरियाज़ में आप नहीं विजिट कर सकते। जहाँ नेशनल सिक्योरिटी का मसला आ जाए कि भाई ये बॉर्डर एरिया यहाँ पर नहीं जाना है इंडिया का है एरिया, लेकिन बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन सिक्योरिटी का मसला है, नहीं जा सकते, तो मना है, ठीक है। आपको नहीं जी 19 आर्टिकल के क्लास 4 की वजह से हम जा रहे हैं, आप नहीं रोक सकते हमें, ऐसा नहीं कहना भाई, क्योंकि आर्टिकल पूरा पढ़ना है आपने, आधा पढ़ के दौड़ के पहुंच जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ओके। सिटीजन्स आर अलाउड टू लीव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये आर्टिकल 19 के क्लास 5 में मेंशन किया गया है कि आप कहीं भी रिसाइड या सेटल कर सकते हो विद सर्टन एक्सेप्शनल ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया, जैसे जम्मू कश्मीर का भी था, इसी तरह कुछ ट्राइबल एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न कुछ एरियाज हैं जहाँ पर आप रिसाइड और सेटल का यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस एक्सेप्शंस हैं। बाकी अदरवाइज ऑल इंडिया में किसी भी पार्ट में आप रिसाइड और सेटल कर सकते हो, रह सकते हो, जगह ले सकते हो, घर बना सकते हो। फ्रीडम टू प्रैक्टिस, अच्छा प्रैक्टिस की फ्रीडम तो डेफिनेटली है। आप कोई भी प्रोफेशंस, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप टीचर बनो, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन आप कर सकते हो, कोई भी आप जॉब कर सकते हो जिसमें यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो, सिक्योरिटी का मसला हो। ट्रेड और बिजनेस आप कोई भी कर सकते हो। राइट अलाउज सिटीजन, दिस राइट अलाउज सिटीजन टू चूज देयर प्रोफेशन बिजनेस सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर के जो रेगुलेशन हैं, उनके इंटरेस्ट के रेगुलेशन, उनको मद्देनजर रखना है। तो इसी तरह से आप अपने जो है प्रोफेशन कर सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आप डॉक्टर की दुकान खोल के बैठ जाऊँ तो डॉक्टर की डिग्री मेरे पास ना हो, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है यहाँ पर, इसीलिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये धोखाधड़ी में आ जाएगा अगर हम डिग्री के बगैर कोई डॉक्टर की दुकान खोल देते हैं। हम कहोगे नहीं जी आर्टिकल 19 के पार्ट 6 में कहा भाई कुछ भी करो जो आपको मन आता है, कोई सा प्रोफेशन, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये 6 यहाँ पर आपको फ्रीडम जो बताई जा रही है आर्टिकल 19 में आपको समझ आई होंगी। एक चीज़ और मैं बता दूँ, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसमें दी जाती है, तो वो भी आप ध्यान में रख लो। वाइल दीज फ्रीडम्स आर फंडामेंटल, फंडामेंटल है, आप इसको आप क्या फंडामेंटल है, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाई, आपको पहले बताया था लेक्चर नंबर 1 के स्टार्टिंग में, ठीक है। आप ये ठीक है, आप मूव इसकी वायलेशन में कोड मूव कर सकते हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, आपको बताया था एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब क्या है कि इसमें जो स्टेट है रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो भी आप फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई फ्रीडम्स आपको मिल रही हैं, आज़ादियाँ मिल रही हैं, देखा जाएगा कि वो जो आज़ादियाँ हैं वो कहीं सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अफेक्ट ना करें, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में वो खलल ना डालें, पब्लिक ऑर्डर में कोई दिक्कत ना हो, डिनेंसी एंड मोरलिटी पे कोई असर ना पड़े, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना कर रही हो, डिफेमेशन किसी के ना हो। मैं अभी पहले बता रहा था, मैं आप खड़ा होकर किसी बाजार में जाकर किसी के बारे में गालियाँ बकूँ या कुछ भी करूँ या किसी के बारे में बुरा भला कहूँ कि ये बहुत बुरा इंसान है, ये ऐसा है, ये करप्ट है, ये ऐसा वैसा, अगर कोई मेरे पास प्रूफ ना हो या उसकी तो डिफेमेशन होगी, उसकी बेइज्जती होगी, मैं तो उसके लिए भी उस डिफेमेशन का केस लग जाएगा उस बंदे के खिलाफ। तो ये मैं आपको बता दूँ, आप जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का फ़ायदा उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप डिफेमेशन कर दो। यहाँ पर बताया गया कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, डिफेमेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इंक्रीमेंट टू एन ऑफेंस, यहाँ पर ये भी मना किया, इंसाइटमेंट टू द एन ऑफेंस। तो इस तरह के चीज़ें जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है। फंडामेंटल राइट है, यहाँ पर फ्रीडम्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर मना की गई। उम्मीद करता हूँ 19 आर्टिकल आपको अच्छे से पता चला होगा। अब हम चलते हैं, कम पढ़ेंगे 19, 20, 21, 22, ठीक है, 4 आर्टिकल हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अच्छे से इस बार कोशिश करना है कि आपको अच्छे से पता चल जाए। और आपको बता दें, ये अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझा रहा तो आप अपने लेवल पे भी आपको पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे, नंबर आपको स्टार्टिंग एंड में दिया है, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में भी नंबर लिखा है। तो आप जब पीडीएफ लोगे उसको आपने 5-6 बार अच्छे से पढ़ना है और चीज़ें याद रखनी है। और रात को जो है 9 बजे आपका टेस्ट होगा इस टॉपिक पे, तो आप टेस्ट के लिए तैयारी करके आ जाना। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 20, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस इन सर्टन वेज। यहाँ पर कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कन्विक्शन हो गया सजा और ऑफेंस हो गया गुना, किसी गुना की सजा के बारे में है। ऐसा नहीं है किसी गुना की सजा किस तरह की होगी वो हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोटेक्ट किया गया है सिटीजन्स को, फंडामेंटल राइट है। देखो आपको 3 पॉइंट्स में बताऊंगा। पहला पॉइंट है आपका आर्टिकल 20 का पार्ट 1 क्लास 1, वो कह रहा है नो रिट्रोस्पेक्टिव
पुनिशमेंट। रिट्रोस्पेक्टिव पुनिशमेंट क्या है? किसी गुनाह की सजा उस यानी स्टेट्स दैट ये क्या कह रहा है क्लास 1, स्टेट दैट नो वन कैन बी पुनिश्ड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट क्राइम व्हेन इट वाज कमिटेड। सिंपल से मैं एग्जांपल दूं, पहले दौर में सपोज 370 का मसला था और लोगों का इकट्ठा होना, बाहर निकलना, या कोरोना आ गया था, बाहर निकलना मना किया गया था, ठीक है, 4 बंदे इकट्ठे नहीं होंगे कहीं पर। अगर उस वक्त कोई 4 बंदे से ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो वो कानूनी जुर्म था, उसके लिए सज़ा मिलेगी, ठीक है। लेकिन आज अगर हम इकट्ठे हो जाएं 4 बंदे तो आप कहेंगे नहीं जी उस वक्त था तो अब सज़ा तो वो नहीं होगा। क्राइम, वो गलती उस वक्त की मानी जाएगी जिस वक्त वो लॉ है, वो कानून पास हुआ है। अभी दफ़ा 144 नहीं है तो 4 बंदे इकट्ठे हो सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। जब दफ़ा 144 लग जाएगा उस वक्त 4 बंदे इकट्ठे, आप कहोगे नहीं जी आप 4 बंदे इकट्ठे होंगे, तो अब जिस वक्त वो लॉ इन्फोर्स नहीं है, ठीक है, तो उस वक्त अगर वो काम करेगा बंदा, उसको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है, क्लियर है। दूसरा कह रहा है नो डबल जुपाडी, यानी एक ही गुनाह के लिए 2 बार सज़ा ना मिले एक बंदे को, ठीक है। एक बार सज़ा मिल गई, नहीं है फिर इसको सज़ा दी, इसने वो गुनाह किया, तो वह ऐसा नहीं होगा। स्टेट दैट नो वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पुनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। एक ही गुनाह के लिए, एक ही बार उसने एक ही गुनाह किया है, उसकी सजा उसको मिल गई है, फिर से उसको डबल बार उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। एक तो उस गुनाह की सजा ना मिले ऐसे काम की जो उस वक्त लॉ नहीं है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि ना ही उसको एक ही गुनाह के लिए, एक ही गलती के लिए 2 बार सजा मिले। और तीसरा कह रहे हैं कि no self-incrimination. State that no one can accused for an offense can be forced to testify against themselves. यानी किसी को भी फोर्स ना किया जाए, आप पुलिस उठा के ले जाए और उसको पीटे के तू बता के इस बंदे का कत्ल तूने ही किया है, उसको पीट के उगलाए कि भाई तू अपनी गवाही दे कि तूने ही कत्ल किया इस बंदे का। तो ऐसा बिल्कुल यहाँ पर फंडामेंटल राइट में कहा ऐसा नहीं, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी तो अपने आप की गवाही नहीं फोर्सफुली किसी से ली जा सकती। तो यहाँ पर ये जो है कन्विक्शन फॉर ऑफेंस में 3 जो है आज़ादियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आर्टिकल 20, कोई दिक्कत यहाँ पर आर्टिकल 20 में नो रिट्रोस्पेक्टिव पुनिशमेंट याद रखना है। जो अब क्राइम किया है इस वक्त जो लॉ नहीं है उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। यानी अब मैंने एग्जाम्पल दिया था 144 दफ़ा नहीं है, हम 4 बंदे इकट्ठे हो गए तो सज़ा नहीं देंगे। आप कहोगे कि नहीं उस वक्त था तो अब सज़ा देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक हम सज़ा गलती की 2 बार सज़ा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा है कि अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स ना किया जाए। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 2 आर्टिकल होगी 19-20, ठीक, 19-20 अच्छे से हो गया तैयार, ठीक है। अब हम बात करेंगे 21 की, 21 आर्टिकल्स की। आर्टिकल नंबर 21 कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, लाइफ और लिबर्टी की आज़ादी दी जा रही है यहाँ पर आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल राइट है जो गारंटी करता है क्या चीज़ की, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की एंड प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी की। और इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी जो वर्डिंग क्या है, नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट में लॉ। कोई लॉ का प्रोसीजर है, यानी लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वो अलग बात है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं ये आर्टिकल 21 ऐसा है कि अगर नेशनल इमरजेंसी भी लग जाए तब भी जो है ये राइट नहीं छीना जाएगा, किसी के जीने का और किसी की आज़ादी का हक नहीं छीना जाएगा। आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन किया गया है। थोड़ा विस्तार से अगर हम इसको देखें तो आर्टिकल 21 में 3 चीज़ों का जिक्र है, 3 चीज़ों का मैन जिक्र किया गया है। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू लिव विद डिग्निटी, इज्जत के साथ जीने का हक सब किसी को संविधान कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है आर्टिकल 21 के अंदर। कवर ऑल एस्पेक्ट्स दैट मेक लाइफ मीनिंगफुल, कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग। मैं आपको बता दूं इसमें हम कहते हैं कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी भी जो है इसी में ऐड किया जाता है, आर्टिकल 21 में इंक्लूड होता है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी जो है ये भी आर्टिकल 21 में ही ऐड होता है, ठीक है। ये आपका अधिकार है, कोई भी आप प्राइवेट काम कर रहे हो, यानी ये नहीं आपको कहा कि नहीं जी ओपन में करो जी, इधर आके ये करो, आपको मैं खाना खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं सबको बता के खाऊंगा नहीं। अपनी लाइफ होती है, अपनी प्राइवेसी होती है, तो उसको भी मेंटेन रखा जाएगा। ये 21 में ही मेंशन है आर्टिकल। राइट टू पर्सनल लायबिलिटी प्रोटेक्ट इंडिविजुअल अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शंस। आर्बिट्ररी एक्शंस हो गए यानी ऐसे बिना वजह के अनलॉफुल एक्शन से मना किया जाता है, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ अनलॉफुल एक्शन ना किया जाए बाय द स्टेट दैट में इन्फ्रिंज देयर फ्रीडम्स, किसी की आज़ादी पे वो दखलंदाजी करे, यहाँ ऐसा कोई भी स्टेट ऐसे काम ना करे, ठीक है। स्कोप एंड इंटरप्रिटेशन जो है यहाँ पर आ जाता है 3 क्लास में। सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड इट्स स्कोप थ्रू द वेरियस जजमेंट्स, तो यहाँ पर डिफरेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आती रही है इसी आर्टिकल 21 के तहत। मैं आपको बता दूँ राइट टू प्राइवेसी भी बाद में ऐड हुआ है। इस तरह से फर्दर और भी आज़ादियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं, लेकिन मैन जो पॉइंट्स थे हमने यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं। ओके तो आर्टिकल 22 की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 22 से पहले आर्टिकल 21A द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर बता दूँ आज की वीडियो में ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। एक अमेंडमेंट होती है जिसका अमेंडमेंट कौन सी अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन में 86 नंबर की जो अमेंडमेंट होती है,
इस अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 21 में एक नया पार्ट जोड़ा जाता है, आर्टिकल 21A। ये पार्ट है राइट टू एजुकेशन के रिलेटेड। किसकी एजुकेशन? आर्टिकल 21 प्रोवाइड द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस इन द एज ऑफ 6 to 14। 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का राइट यहां पर दिया जा रहा है। आर्टिकल 21A में यहां पर याद रखना है 2 पॉइंट। एक तो 21A में याद रखना है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए स्टेट के द्वारा, और दूसरा है कि ये जो आर्टिकल का पार्ट है आर्टिकल 21A, ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 22 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 22 क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट डिटेंशन वही बात है, उठा लेना। किसी को पुलिस यहाँ से 22 साल को उठा कर ले गए, अब उसके ये ऐसे नहीं उठा सकते। यहाँ पर आर्टिकल 22 आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आर्टिकल 22 ना होता तो आपको किसी वक्त भी कोई भी पुलिस कभी भी आए उठा ले जाए बिना किसी कारण के, और ना ही वो उसको मैजिस्ट्रेट या कोर्ट में पेश किया जाए। तो यहाँ पर 22 आर्टिकल ये आपको हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट करता है अरेस्ट एंड डिटेंशन से। ठीक है, आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एन इंडिविजुअल इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर द ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस की बात चल रही है। अगर जब कोई प्रिवेंशन डिटेंशन या लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाए या कोई सिक्योरिटी का मसला है तो वो अलग बात है। इन सिंपल केसेस या ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में किसी बंदे को उठा ले तो उसके लिए प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 22। It ensures the specific rights related to the arrest and safeguards of individual from arbitrary detention। arbitrary कहा था मैंने, अनलॉफुल, बिना वजह के, कोई रीजन ना हो, बिना रीजन के किसी को उठा लेना। तो ये इस चीज के लिए सेफगार्ड प्रोवाइड कर रहा है आर्टिकल 22। थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं इसको। तो यहाँ पर बता दें आर्टिकल 22 में आपको जो चीज़ें बताई गई हैं, इसमें कहा गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। ऑर्डिनरी केस में किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये एप्लीकेबल है टू पर्सन हु आर अरेस्टेड इन नॉर्मल लीगल प्रोसेसेस। और इसके जो की फीचर प्रोविंसेस हैं आपको बता दें, प्रोविजंस हैं सॉरी। सबसे पहला प्रोविजन आता है कि राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। किस बुनियाद पे, किस वजह पे अरेस्ट किया गया, सबसे पहला राइट बताता है इसमें 22 आर्टिकल के क्लास में कि बताएं आप भाई कैसे, क्यों, किस वजह से अरेस्ट किया। अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म द रीजन फॉर देयर अरेस्ट एज सुन एज पॉसिबल। जल्द से जल्द उसको रीजन बताया जाए कि क्यों, बिना रीजन के नहीं उसको अरेस्ट किया जाता। दूसरा कह रहा है राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल पटिशनर। ये जिस बंदे को उठाया उसका ये अधिकार है कि उसको जो है वो लीगल पटिशनर, वकील की, यानी वो जो लीगल काउंसिल होगा उसकी इजाज़त दी जाए कि वो भी भाई कंसल्ट करे किसी वकील को कि हाँ भाई मेरा केस लड़, मैं अगर किसी भी वजह से, ठीक है रीज़न बता दिया इस वजह से उठाया, लेकिन उसको एक और आज़ादी है कि अब उसको जो है लीगल जो है पटिशनर की हम कह सकते हैं वो किसी भी वकील को जो है उसको कंसल्ट करने की इजाज़त दी जाए। राइट टू बी इन्फॉर्म बिफोर मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट में को इन्फॉर्म किया जाए 24 घंटे के अंदर। द अरेस्टेड इंडिविजुअल मस्ट be produced before the magistrate विद इन 24 घंटे, अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट में पेश करना है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ये नहीं है कि आपको सीधा उठाकर जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको पुलिस स्टेशन में रखते हैं, थाने में रखते हैं, तो 24 घंटे से ज़्यादा आपको बिना मैजिस्ट्रेट के आगे पेश किए आपको 24 घंटे के ज़्यादा नहीं रख सकते। और इससे पहले आपको बता दूँ उसका रीज़न बताना ये भी बिल्कुल कानून में दिया गया है। आर्टिकल 22 आपको ये आज़ादियाँ दे रहा है कि आपकी अरेस्ट का रीज़न आपको बताया जाए, आपको अरेस्ट का रीज़न बता दिया, आपको पिटिशनर जो है आपको लीगल काउंसिल को कंसल्ट करने का अधिकार दिया जाए, आपको 24 घंटे जिसको अरेस्ट किया जाए उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ बताई गई है। और नो डिटेंशन बिहाइंड 24 आवर्स विदाउट ट्रायल अप्रूवल, यानी कोई भी डिटेंशन या अरेस्ट 24 घंटे से बिना जुडिशियल अप्रूवल, कोर्ट की इजाज़त के बगैर 24 घंटे से ज़्यादा आपको थाने में नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल क्लियर, 24 घंटे से ज़्यादा आपको पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जा सकता विदाउट द जुडिशियल अप्रूवल। तो जुडिशियल अगर कोर्ट इजाज़त देता है, कोर्ट उसको मुजरिम करार देता है, तो जो है आपको 24 घंटे के ऊपर रखा जाएगा, फिर आपको जेल में भेजा जा सकता है। लेकिन जब तक जुडिशियल अप्रूवल ना हो 24 घंटे के ऊपर आपको डिटेंशन नहीं दी जाएगी। डिटेंशन बिहाइंड दिस पीरियड रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट से, या मैजिस्ट्रेट परमिशन दे दे कि हाँ भाई इसको रखें, ये खतरा है सोसाइटी के लिए, तो वो अलग बात। एक्सेप्शन इस केस में आ जाती है। इट प्रोवाइड्स दैट द राइट गिव टू द अरेस्टेड पर्सन अंडर क्लास 1 एंड 2 आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द फॉलोइंग पर्सन। क्लास 1 और 2 में जो आपको आज़ादियाँ दी जा रही हैं ये जो है एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल नहीं है किसके लिए? दो चीज़ों को पर्सन के लिए। एक आ गया एनिमी अलायंस, एलियन होता है फॉरेनर। फॉरेनर कोई ऐसा फॉरेनर, वो जो एनिमी अलायन उसको कहते हैं, ऐसा फॉरेनर जिसकी कंट्री के साथ वार जैसी सिचुएशन बनी हो,
जैसे हमारे इंडिया के अंदर कोई बाहर मुल्क का बंदा को रह रहा है, सपोज किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, जापान का एक बंदा रह रहा है हमारे, अगर हमारी और जापान की लड़ाई लग रही है, ऐसी सिचुएशंस बन रही है, तो उस जो जापान का बंदा होगा ना, उसको एनिमी अलायंस माना जाएगा, और उसको जो है ये आर्टिकल जो 22 के प्रोटेक्शंस हैं वो नहीं दी जाएंगे। आर्टिकल 22 उस पर लागू नहीं होगा, ठीक है, उसको ये आज़ादी, आर्टिकल फंडामेंटल राइट की 22 आर्टिकल उस पर लागू नहीं होगा, ठीक है, एनिमी अलायंस पर। दूसरा है पर्सन अरेस्टेड एंड डिटेन अंडर प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ, पीडी लॉज के अंदर किसी को अगर किया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? डिटेंशन है तो उठाना, प्रिवेंटिव वो का मुजरिम जुर्म करने से पहले ही उठा लेना। एक प्यूनेटिव जो होता है जो मुजरिम को जुर्म करने के बाद उठाया जाता है, और दूसरा होता है जुर्म करने से पहले। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी के मामले में अगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि ये बंदा जो है कोई बड़ा सिक्योरिटी इशू खड़ा करने वाला है, ये खतरा है हमारी जगह जहाँ सिटी, देश, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट का, तो उस बंदे को जो है उठाया जाएगा। और इस केस में जो है प्रिवेंशन डिटेंटिव लॉ के तहत बताएं, इस तरह के पर्सन को जिसको इस केस के तहत उठाया जाए या वो एनिमी लाइन्स हो, इनको 22 आर्टिकल के जो फ्रीडम्स अभी मैं बता रहा था कि मैजिस्ट्रेट के आगे 24 घंटे में पेश करना, उसको रीज़न बताना क्यों उठाया गया है, उसको वकील करने की इजाज़त देना, तो ये सारी जो सुविधाएँ हैं, प्रोटेक्शंस हैं, ये इन दोनों को नहीं दी जाएगी। एनिमी लाइन्स को, एनिमी लाइन्स क्या हुआ? जो फॉरनर जिसके देश के साथ हमारी जंग जैसे हालात बनते नजर आ रहे हो, उसको ये 22 आर्टिकल की फ्रीडम्स नहीं मिलेंगी। और दूसरा जो है जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत किया गया हो, क्या गिरफ्तार किया गया हो, तो इनको आज़ादियाँ नहीं मिलेंगी। क्लियर है? और प्रिवेंशन रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिलेटेड जो भी क्लासेज हैं, यानी फर्दर सब क्लासेज हैं, तो यहाँ पॉइंट्स हैं, वो आपको यहाँ पर मेंशन है, इसको आप अपने हिसाब से रीड आउट कर देना। तो मैं यहाँ लास्ट पॉइंट ऐड करूँगा, जो हमने अभी तक आर्टिकल देखे 19 तो आपको अलग से याद रखना है। राइट टू फ्रीडम में 19 से 22 आते हैं आर्टिकल। 19 क्योंकि उसमें 6 फ्रीडम्स हैं, सैम रिसाइड्स इन पूंछ मैंने करके याद करवाया आपको। 20 से 22 तक आपको 4 आते हैं क्योंकि एक सब पार्ट भी आता है। आपको इसको याद रखने के लिए क्लियर याद रखना, क्लियर, ठीक है, CLER, AR साथ में याद रखना, ठीक है, इसे क्लियर करके CLEAR, ठीक है, इस तरह से याद रखना, ए यहाँ पर साथ में रहेगा, क्लियर। कन्विक्शन 20 आ गया, कन्विक्शन 21 आ गया, लाइफ एंड लिबर्टी 21 से आ गया एजुकेशन, और 22 आ गया अरेस्ट। क्लियर है? ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ओके, 20 से 22 तक आर्टिकल याद होगी। कुछ एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा बिजी हैं क्योंकि उनको रील्स भी देखनी होती हैं, शॉर्ट्स भी, और बाहर घूमना भी होता है, तो इसलिए उनके लिए मैं 2-3 मिनट और ले रहा हूँ, वीडियो को लंबी कर रहा हूँ। इन 3 मिनट में हम रिवाइज करेंगे ताकि जो चीज़ें पढ़ें उसका फायदा हो जाए। अदरवाइज फायदा है नहीं जब चीज़ों को रिवाइज ना किया जाए, तो उनके लिए स्पेशली, क्योंकि वो तो बाद में पढ़ने नहीं वाले हैं नोट्स के थ्रू। तो राइट टू फ्रीडम की बात करें, 19 आर्टिकल से 22 आर्टिकल्स यहाँ पर पढ़ने हैं। पहले हमने ब्रीफली आपको बताया 19 आर्टिकल में 6 फ्रीडम्स दी गई हैं, ठीक है। वो 6 फ्रीडम्स क्या है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मूवमेंट्स विद इन द इंडियन टेरिटरी, रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। ये 6 फ्रीडम्स दी गई हैं। और इन 6 फ्रीडम्स को याद रखने के लिए आपको मैंने कहा है सैम रिसाइड्स इन पूंछ याद रखना। सैम क्या है? स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन, मूवमेंट। रिसाइड का रिसाइड आएगा, पूंछ का प्रोफेशन आ गया, ठीक है। ये 6 फ्रीडम्स है। अब हमने एक एक करके आपको बताया, जल्दी से ही मैं रिवाइज करवाऊंगा। 19 आर्टिकल में आपको बताया गया कि जो आज़ादियाँ दी गई हैं वो क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये राइट दिया गया कि आप फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो अपने ओपिनियन को, लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई गई है कि इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी को ध्यान में रखा जाए, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, सिक्योरिटी को, पब्लिक ऑर्डर को, ये चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। साथ में मैंने कहा कि RTI और फ्रीडम टू प्रेस, ये भी आर्टिकल 19 के क्लास 1 के सब क्लास ए में ऐड किया गया है। और फ्रीडम टू, दूसरा आपका क्लास आता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। सिटीजन्स को ये राइट दिया गया है कि वो पीसफुल मीटिंग्स और प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो विदाउट आर्म, अनआर्म्ड होनी चाहिए, और ये पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करें। फ्रीडम टू आर्म फॉर्म एसोसिएशंस, और यहाँ पर राइट दिया गया है सिटीजन्स को कि वो एसोसिएशंस बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, यूनियंस वगैरह बना सकते हैं, NGOs ग्रुप्स बना सकते हैं, लेकिन वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और सॉवरेनिटी या किसी की सिक्योरिटी को डिस्टर्ब ना करें। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बेशक वो हर जगह पर जा सकते हैं इंडिया के, लेकिन ऐसी जगहों में जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो या ट्राइबल एरिया की बात हो, उसकी उनकी प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, यहाँ बिल्कुल हर एक पार्ट ऑफ इंडिया में आप रिसाइड और सेटल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कुछ ट्राइबल शेड्यूल एरियाज की एक्सेप्शन दी गई है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन यहाँ पर कहा गया है, लेकिन इस प्रोफेशन कोई भी कर सकते हो आप, ऑक्यूपेशन कोई भी, ट्रेड कोई, बिजनेस कोई भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि कुछ रेगुलेशन, इंटरेस्ट पब्लिक वेलफेयर का भी ध्यान रखना है, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी होना जरूरी है। मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, डॉक्टर की दुकान खोल देना बिना डॉक्टर की डिग्री के। रिस्ट्रिक्शंस में यहाँ पर अगर बताऊँ, ये जितने भी 9 फ्रीडम्स हैं, ये आज़ादियाँ आपको मिलेंगी, लेकिन इन आज़ादियों को पाते हुए आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का भी ख्याल रखा जाएगा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का भी ध्यान रखा जाएगा, पब्लिक ऑर्डर भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए,
आज़ादियों से। आपको ऐसा ना कि आपको बोलने का हक है तो रात को 12 बजे उठ के चिल्लाने लग जाओ मोहल्ले में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर मोरलिटी का भी ख्याल रखा जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं किया गया, डिफेमेशन किसी की नहीं करनी है, किसी को बदनाम नहीं करना है, इंसाइटमेंट ऑफ टू एन ऑफेंस जो है यहाँ पर, इन चीज़ों को, यहाँ पर जिन चीज़ का मीनिंग आपको नहीं लग रहा है ना क्लियर, तो मैं ऐड कर दूंगा PDF के अंदर। आर्टिकल 20 में आपको कहा गया है कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, जुर्म की सजा के बारे में है, वहां पर जुर्म की सजा के बारे में प्रोटेक्ट करता है आपको फंडामेंटल राइट 20 आर्टिकल। क्या कहां से प्रोटेक्ट करता है? कहा गया कि स्टेट दैट, पहला इसका क्लास 1 कह रहा है कि नो वन कैन बी पुनिश्ड फॉर एन एक्ट, ऐसे काम के लिए उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, दैट वाज नॉट क्राइम व्हेन इट वाज कमिटेड, जो इस वक्त क्राइम नहीं है। मैंने कहा था ना, अगर 4 बंदे इकट्ठे होने का आपको सजा नहीं जी, आर्टिकल क्या बोलते हैं सेक्शन 144 का आपको अंतर डालो, भाई 144 लागू ही नहीं है अभी, तो कैसे? तो ये बात मैं कह रहा था, ठीक है। तो इसके बाद है डबल ज्यूपैडी, यानी एक बंदे को एक गुनाह की 2 बार सजा नहीं मिलनी चाहिए। और तीसरा कहा गया यहाँ पर कि एक बंदे को अपने ही खिलाफ जो है फोर्सफुली गवाही देने के लिए मजबूर ना किया जाए। तो ये 20 आर्टिकल बिल्कुल सिंपल है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर सजा के बारे में है कि सजाओं से बचाया जाए आपको, कि गुनाह की सजा से किस तरह से क्या आज़ादी है आपको। आर्टिकल 21 होता है लाइफ एंड लिबर्टी की आज़ादी यहाँ पर दी गई है। और लाइफ एंड लिबर्टी का हक सिंपल है, जीने के आपको लाइफ एंड लिबर्टी जो डिग्निटी के साथ आपको जीने का हक होना चाहिए। प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी भी यहीं पर आर्टिकल 21 में ऐड हो जाएगी। तो इसके बाद 21A जो है, मैंने कहा था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। 22 आर्टिकल में बात करें, अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ कुछ प्रोटेक्शंस आपको मिल रही हैं, कुछ सेफगार्ड्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं राइट टू अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट। वो क्या है आपको बताते हैं। यहाँ पर जो अरेस्ट डिटेंशन ऑर्डिनरी केसेस में होता है, उसके जो राइट्स हैं वो क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यहाँ पर आपका रहेगा, ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट क्लास हमारा 1 ये था, ठीक है। इसको मैं नंबरिंग सही कर दूंगा, क्लास 1 ये है और ये क्लास 2 आ जाएगा आपका। क्लास 1 में कहा राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यानी वो आपको बताया जाए किस बुनियाद पर अरेस्ट, रीजन बताना जरूरी है जिसको अरेस्ट किया, कि भाई क्यों किया, उसको तो पता चले भाई मुझे क्यों उठा लिया। दूसरा है कि उसको अगर पता चल गया ठीक है इसकी गलती है, इसको लीगल पिटिशनर जो है उसकी इजाजत दी जाए, कोई को लीगल काउंसिल को एडवोकेट वगैरह वकील करने की इजाजत दी जाए। राइट टू बी प्रेजेंट, और 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ये बहुत जरूरी है। 24 घंटे से ज्यादा, नो डिटेंशन बिहाइंड द 24 आवर्स विदाउट जुडिशियल अप्रूवल, जुडिशियल अप्रूवल के बगैर जो है 24 घंटे के ज्यादा किसी को भी थाने में, पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा। ये आपने याद, जब तक उसका जुर्म जो मैजिस्ट्रेट या फिर हम कह सकते हैं जुडिशली प्रूफ ना हो जाए, जब तक वो कन्विक्ट ना हो जाए, यानी जब तक वो उसको गिल्टी ना साबित हो जाए कि भाई ये गुनाहगार है। गुनाहगार साबित हो गया उसके बाद 24 घंटे के बाद उसको रख सकते हैं जेल में डालें। लेकिन 24 घंटे बिना गुनाहगार साबित हुए 24 घंटे बिना मैजिस्ट्रेट की इजाजत परमिशन के या जुडिशियल अप्रूवल कोर्ट की इजाजत के बगैर उसको नहीं रखा जा सकता 24 घंटे के ज़्यादा अंदर, ठीक है। एक्सेप्शंस कुछ दिए कि 2 बंदों को ये छूट नहीं मिलेंगी, 2 बंदों को। एक आगे इनमी अलायंस, मैंने कहा वो फॉरेनर, ऐसी दूसरी कंट्री का बंदा जिसकी कंट्री के साथ हमारे जंग जैसे ताल्लुकात हो, उसको एनिमी लाइंस कहा गया। दूसरा है जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, पीडी लॉज के तहत उठाया गया हो, अरेस्ट किया गया हो। इन दोनों को ये चीज़, पीडी लॉ क्या होती है, यानी पहले से किसी को शक की बुनियाद पे, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स की बुनियाद पे कि ये बंदा खतरा है सोसाइटी के लिए, ये कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो उस केस में जब उसको उठाया जाए तो उसको क्या होगा, ये 2 जो फ्रीडम्स आपने ऊपर बताई हैं प्रोटेक्शंस, वो नहीं दी जाएगी। और इसके रिलेटेड और भी पॉइंट्स मैंने यहाँ ऐड किए हैं। क्लियर इसकी ट्रिक है, 19 तो अलग से याद रखना है, सैम रिसाइड्स इन पूंछ, और 20 से लेकर 22 तक 4 रहेंगे, 20, 21 से और 22, तो इसको क्लियर करके याद रखना। 20 कन्विक्शन आ गया, 21 में लाइफ एंड लिबर्टी आ गया, 21 से एजुकेशन, 22 जो है आपका अरेस्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लियर करके याद कर सकते हो। देखो हमारी कोशिश थी कि आपको अच्छे से चीज़ें पहुंचाई जाएं। अब आपका काम है आपने PDF के थ्रू जो है इसको अच्छे से पढ़ना है, और रात को जो टेस्ट होगा आपका 9 बजे, उस टेस्ट को बिल्कुल तैयार करके टेस्ट को देना। ऐसे नहीं है कि टाइम पास के टेस्ट दे देंगे, आप तैयार अच्छे से करना है इन टॉपिक्स को जो आज पढ़ाएंगे आर्टिकल्स, और जो कल का आपका जो नए स्टूडेंट्स हैं वो कल का भी साथ में ही रीड आउट करें, क्योंकि हमारा फिलहाल अभी पॉलिटिकल 3रा लेक्चर चल रहा है और ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर दी है। क्योंकि एस्पिरेंट्स से मैं पहले कह रहा था जल्दी से ज्वाइन करो, बाद में बर्डन हो जाएगा, आप कवर अप नहीं कर पाओगे सिलेबस, ठीक है। हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, अब उसकी क्विक रीजन भी लाएंगे जो चीज़ें रह जाती हैं उसमें। और दूसरा हमारा पॉलिटिकल सब्जेक्ट का 3रा लेक्चर चल रहा है, तो आप फंडामेंटल राइट का हमारा पार्ट 2 है, फंडामेंटल राइट का हो सकता है 1 या 2 और पार्ट आ जाए, तो हम इसकी भी 8-9 लेक्चर के अंदर पॉलिटिक को कंप्लीट कर देंगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर आप मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी ये आपके सामने है। दिस कोर्स इंक्लूड्स दीज थिंग्स, तो यहाँ पर ऐड किया गया है। जो एप्लीकेशन का एक्सेस, यहाँ पर एप्लीकेशन की वहाँ पर खास जरूरत नहीं है, वो मॉक टेस्ट है, अगर आप चाहते हो मॉक टेस्ट एप्लीकेशन से देना तो वो उसके लिए विजिट कर सकते हो। अदरवाइज आपको PDF की फॉर्म में MCQs व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में एवरीथिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पे जो है उनको डिफिकल्टी होती है, तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में ईजी वे में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। सब इंस्पेक्टर और एंटी पटवारी का ग्रुप 2 चल रहे हैं हमारे, तो व्हाट्सएप नंबर ये है, स्क्रीनशॉट आप लेकर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, इसमें आपको नोट्स भी भेज जाएंगे, उसके साथ साथ आपके टेस्ट भी होंगे यहाँ पर, और प्रॉपर मोटिवेशन स्ट्रेटजी और 1-to-1 गाइड यहाँ पर गाइडेंस जो है प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक एटलीस्ट करके जाया करें ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता रहे कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।